आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। वो तमाम जगह जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक ग्रुप बना के रहती हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के अंदर जो है वो सारे एक तरह से सेल्फ जो है वो डिपेंडेंट होता है और वो बाहर से उसके ऊपर बहुत कम असरात पड़ते हैं। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो पौधे हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो है वो फिज़िकल और केमिकल कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम है, जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल वगैरह। फिर बायोटिक फैक्टर जो हैं उसमें प्रोड्यूसर आते हैं। प्रोड्यूसर में जो है वो तमाम ग्रीन प्लांट्स हैं जो रूटेड हैं ज़मीन के ऊपर या पानी के अंदर हैं, तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन भी होंगे और दूसरे कुछ जो हैं वो तैरने वाले पौधे भी होंगे। तो ये जो सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनसे जो फाइटोप्लैंक्टन या ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए एनर्जी स्टोर करते हैं और चूँकि वो ख़ुद से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, इस वजह से उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरे जो हैं वो कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर जो हैं वो एनिमल होते हैं जिसमें मैन भी शामिल है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं खुराक हासिल करने के लिए, इस वजह से इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स जो हैं जिसमें जो है वो गोट, शीप वगैरह आती हैं और इंसेक्ट और फिश वगैरह जो हैं ये डायरेक्टली पौधों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, इस वजह से हम इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। दूसरे नंबर पर कार्निवोरस एनिमल्स जो कि गोश्त खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। कुछ कार्निवोर्स जो हैं वो जो कार्निवोर्स हैं उनको भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनको हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स या टर्शरी कंज्यूमर। उसके बाद डीकम्पोज़र हैं। डीकम्पोज़र जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी एनर्जी डेट और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से हासिल करते हैं, यानी जो पौधे और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं और उनको सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं और उन बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। इनकी वजह से जो है फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, अमोनिया वगैरह जो है सॉइल को दोबारा मिल जाते हैं, जहाँ से पौधे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर फिज़िकल और केमिकल कंडीशन आती हैं, उसमें एयर, वाटर और सॉइल वगैरह शामिल है और उसके अंदर जो फिर है बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं इकोसिस्टम के अंदर जिनके वजह से जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है इसके अंदर मूव करते हैं। इसमें पहला है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साइक्लिंग ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और एनर्जी फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम इट्स बेसिक सोर्स दैट इज़ प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म each of which eats the preceding and is eaten by the following is known as food chain. या series of steps of eating and being eaten of organism is called food chain। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से, प्रोड्यूसर से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने तक खुराक जिस जिस ऑर्गेनिज्म से गुजरती है उसको हम फूड चेन कहते हैं। हम देखते हैं कॉमन एग्जांपल ऑफ सिंपल फूड चेन, जैसे कि ईगल जो है वो ब्लू बर्ड को खाता है, ब्लू बर्ड जो है वो कैटरपिलर को खाता है और कैटरपिलर जो है वो प्लांट्स को खाता है। उसके बाद है हम देखते हैं कि फूड वेब क्या होता है। तो फूड चेन कभी भी सिंपल तौर पर नहीं चलती, बल्कि बहुत सारी फूड चेन जो है आपस में लिंक्ड होती हैं।
इकोसिस्टम में एक ही जो एनिमल है वो बहुत सारी चीज़ों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है और उस एनिमल को भी बहुत सारे दूसरे एनिमल अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से फूड चेन्स जो हैं आपस में एक नेट या जाल बनाती हैं जिसे हम फूड वेब कहते हैं। ईच फीडिंग लेवल जो है फूड चेन और फूड वेब में जो है वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है और ईच स्टेज ऑफ फूड चेन जो है वो ट्रॉफिक लेवल या फूड का लेवल कहलाती है। तो सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल है उसको हम T1 कहते हैं और वहाँ पर हम प्रोड्यूसर्स को रखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या माइक्रो प्रोड्यूसर फाइटो प्लैंकटन एल्गी वगैरह हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर पर मुश्तमिल होता है जिसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं, यानी वो तमाम एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं जो कि प्लांट्स खाने वाले हर्बीवोर्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो है वो टर्शरी कंज्यूमर है और इस तरह से ये फूड लेवल ऊपर चलते रहते हैं। तो उसके बाद है कि हाउ फूड वेब इज़ मोर स्टेबल दैन फूड चेन। द अल्टरनेटिव पाथवेज इन अ फूड वेब हेल्प टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल आउस जो है वो रैबिट को भी खाता है और माइस को भी खाता है। अगर रैबिट की पॉपुलेशन कम हो जाए किसी भी बीमारी की वजह से या लेस वेजिटेशन की वजह से तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से माइस के छुपने की जगह ज़्यादा हो जाएंगी और माइस की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है आउल्स जो पहले रैबिट को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे अब वो माइस को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने लग जाएंगे और इस तरह से जो है नेचर में बैलेंस रहेगा और आउल को अपनी खुराक मिलती रहेगी। The greater the number of alternative pathways in a food web, the more stable is the community of living beings which make up the web. अब हम देखते हैं कि प्लांट सक्सेशन क्या होती है। सक्सेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड सक्सेसिव ऑक्यूपेशन ऑफ एन एरिया बाय डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ जो है वो सक्सेशन कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप जो मुख्तलिफ पौधे या एनिमल्स किसी एरिया में आते हैं तो उसको हम सक्सेशन कहते हैं। और द चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट ऑफ इकोसिस्टम ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड सक्सेशन। तो किसी एरिया में वक्त के साथ साथ उसकी वेजिटेशन में और एनिमल्स में जो चेंजेस आती हैं वो उसकी सक्सेशन कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट सक्सेशन। सबसे पहला है कम्युनिटी रिले। सक्सेशन जो है काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले है। इन दिस केस प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं वो रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को सीक्वेंस में। सीक्वेंस जो है वो प्रिडिक्टेड होती है और डाइवर्स और प्रिसाइज चेंज जो है वो ड्यूरिंग सक्सेशन ओकर होता है। ये चेंजेस जो हैं वो चेंजेस होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस के मुताबिक। उसके बाद है पायनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सर्टेन जनरल स्टेज ऑफ सक्सेशन जो है वो इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट स्पीशीज़ जो किसी बेआबाद जगह पर आती है वो पायनियर्स कहलाते हैं। ये जो है आमतौर पर फ्यू स्पीशीज़ होते हैं जैसे कि लाइकन। फाइनल स्टेबल कम्युनिटी जो है जिसमें मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की वो यूनिफॉर्म रहती हैं वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। उसके बाद है दो मेजर काइंड्स ऑफ सक्सेशन हैं, दो, जैसे कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो सक्सेशन है जो ऐसी जगह पर शुरू होती है जहाँ पहले कभी भी लाइफ मौजूद नहीं थी, जैसे कि न्यूली इमर्ज्ड लैंड और वाटर सच एज बेयर रॉक, सैंड और क्लियर ग्लेशियल पूल that has no trace of previous life is termed as primary succession. No such events required for secondary succession take place. लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन वो होती है जिसमें न्यू इकोसिस्टम बनता है ऐसी जगह पर जहाँ पहले जो है वो कम्युनिटी मौजूद थी लेकिन किसी वजह से वो डिस्टर्ब हो गई थी। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है फायर से, कल्टीवेशन से, एलिमिनेशन ऑफ प्रिंसिपल स्पीशीज से। इन सच अ केस द सक्सेशन डेवलपिंग लेटर इज कॉल्ड अ
सेकेंडरी सक्सेशन, ऐसी जगह जहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन की वजह से डिस्टर्ब हो गई हो तो वहाँ पर जो सक्सेशन होती है वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाती है। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेती है क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुँचने में। प्राइमरी सक्सेशन इन हाइड्रिक और वेट हैबिटेट में जो होती है, पानी में जो शुरू होती है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाती है, और अगर ड्राई सॉइल पर या रॉक पत्थरों पर हो तो ये ज़ीरोस्फीयर कहलाती है। ये ड्राई कंडीशन में होती है। और सेकेंड सक्सेशन जो है वो तेज़ी से होती है क्योंकि पहले से काफ़ी हद तक सक्सेशन हो चुकी होती है और ये इम्प्रूव्ड लैंड पर होती है और इस वजह से ये जल्दी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ज़ीरोस्फीयर या ड्राई लैंड पर रॉक पर होने वाली जो है वो सक्सेशन वो किन किन स्टेजेस से गुजरती है। प्राइमरी सक्सेशन जो ज़ीरिक और ड्राई हैबिटेट में होती है वो ज़ीरोस्फीयर कहलाती है। ज़ीरिक कंडीशन में जो पौधे उगते हैं वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ वाटर शॉर्टेज को या पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। वाटर जो है उनके पेरेन्काइमा टिश्यू में स्टोर्ड होता है जैसे कि कैक्टी को, और इस वजह से हम उन्हें सक्कुलेंट्स भी कहते हैं। अदर ज़ीरोफाइट्स जो हैं उनके अंदर उनके लीफ जो है वो मॉडिफाइड होते हैं वाटर की स्टोरेज के लिए। तो प्लांट सक्सेशन ऑन लैंड जो है, जो स्टेजेस ऑफ ज़ीरोस्फीयर जो हैं वो 6 स्टेजेस हैं। सबसे पहली है क्रस्टोस लाइकन स्टेज। स्पेशल जो है टाइप्स ऑफ लाइकन जो हैं वो बेयर रॉक पर उग सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो एबिलिटी होती है कि एक उनका जो मेंबर है एल्गी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और जो फंजाई है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। Lichens can withstand extreme environmental conditions. Their surface sometimes gets wet due to rain and dew drops. वो हवा में मौजूद पानी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। They absorb water and thereafter remain dormant rather desiccated during the dry season. वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो जो हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, सो जाते हैं और ड्राई सीज़न को गुजार लेते हैं। दूसरा है फोलियोस लाइकन स्टेज। लाइकन जो है ग्रेजुअली ब्रेक द सरफेस ऑफ रॉक की सरफेस को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते रहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म में, जिसकी वजह से सरफेस रफ हो जाती है और मोर सुराखें और डिप्रेशन उनके अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इन दिस स्टेज द लाइकन आर जस्ट लाइक क्रम्प्ड लीव्स अटैच्ड एट वन पॉइंट। ऐसे लाइकन होते हैं जो सिर्फ पत्तों पर मुश्तमिल होते हैं। इट प्रोवाइड्स शेड टू क्रस्टोस लाइकन स्टेज और एज अ रिजल्ट ग्रोथ इज रिड्यूस्ड। पहली जो क्रस्टोस लाइकन स्टेज है उसके लाइकन के ऊपर जो है वो फोलियोस लाइकन जो है वो शेड कर देते हैं और वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। सॉइल जो है वो पोरस हो जाती है और कुछ गले सड़ी चीज़ें जो हैं पुराने लाइकन की वो भी वहाँ जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मॉस की ग्रोथ शुरू हो जाती है। कॉमन एग्जांपल ऑफ फोलियोस लाइकन जो है वो डर्मेटोकार्पोन है, पार्मिलिया है। फिर है मॉस स्टेज। मॉस जो है थर्ड स्टेज ऑफ सक्सेशन है जिसमें मॉसिस जो जैसे कि पॉलीट्राइकम और टॉर्टुला वगैरह उगते हैं। वो compete करते हैं, मुकाबला करते हैं लाइकन के साथ पानी के लिए और डीपर इनटू सॉइल ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन के अंदर से पानी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। मॉस के बाद हर्बेशियस प्लांट स्टेज आती है। इसमें छोटे छोटे नरम तने वाले पौधे जिन्हें हर्ब्स कहते हैं वो वहाँ ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा शेड बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद है श्रब स्टेज। इस स्टेज में जो है वो झाड़ीदार पौधे जो हैं वहाँ उगते हैं, डोमिनेट करते हैं और हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जो है वो क्लाइमैक्स या फॉरेस्ट स्टेज है। ये मच इम्प्रूव स्टेज है जिसमें जो है वो वुडी प्लांट्स उगते हैं और शेड और ये इन प्लांट का जो शेड है वो दूसरे पौधों को और लाइकन को वहाँ से निकाल देता है। वुडी प्लांट्स डोमिनेट करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं एज अ फॉरेस्ट। दिस इज़ द क्लाइमैक्स एंड स्टेबल स्टेज फॉर दिस एरिया।
तो इसका जो है वो तरतीब जो है वो इस तरह से होती है: बेयर ग्राउंड, लाइकन्स, एल्जी, मॉसेस, फर्न्स, ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज। तो अब हम देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के दरमियान बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, जैसे कि प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, सिम्बियोसिस है, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म है। तो सबसे पहला है प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। एन एनिमल विच कैप्चर्स एंड डिवोर्स अदर लिविंग एनिमल्स रेडिली फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड प्रीडेटर। वो तमाम एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को पकड़कर उन्हें अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम प्रीडेटर कहते हैं। और जो एनिमल खाया जाता है उसको हम प्रे कहते हैं। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है वो प्रीडेशन कहलाती है। तो उसके बाद जो है प्रीडेटर की जो रिलेशनशिप है ये मेंटेन करती है वाइल्ड पॉपुलेशन में एक बैलेंस। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ प्रे जो है वो फूड सप्लाई करता है ज़्यादा प्रीडेटर्स के, जिसकी वजह से वो प्रीडेटर तादाद में इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब प्रीडेटर की तादाद बढ़ जाती है तो वो तमाम यंग, ओल्ड और वीक जो है वो प्रेज को खा जाते हैं, जिसकी वजह से प्रे की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है। और जब प्रे की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो प्रीडेटर की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इस तरह से जो है वो कंपटीशन होना शुरू हो जाता है प्रे के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रीडेटर्स में भी जो वीक जो हैं प्रीडेटर वो मरना शुरू हो जाते हैं। डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर जो है फिर उसकी वजह से प्रे ज़्यादा दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से प्रीडेशन और प्रीडेटर दोनों की पॉपुलेशन एक इकोसिस्टम में एक बैलेंस में रहती है। तो प्रीडेशन की एग्जांपल है कैट माउस को खाती है, फॉक्स रैबिट को खाती है, सील जो है फ़िश को खाता है, फ्रॉग मॉस्किटो को खाते हैं, हाक जो है स्मॉल बर्ड्स को खाते हैं। दूसरी जो रिलेशनशिप है इकोसिस्टम के अंदर वो है पैरासिटिज्म और सिग्निफिकेंस। पैरासिटिज्म जो है वो एसोसिएशन है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक जो है वो दूसरे ज़िंदा एनिमल के ऊपर रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। खुद खुराक हासिल करता है, शेल्टर भी हासिल करता है, लेकिन दूसरे को जो है वो नुकसान देता है। बाज़ का जो है पैरासाइट वो पैथोजेनिक होते हैं जो अपने होस्ट में बीमारियां पैदा करते हैं और उन्हें हम इन्फेस्टेशन कहते हैं। पैरासाइट्स की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक्टोपैरासाइट्स जो दूसरे पर अपने होस्ट की सरफेस पर रहते हैं, जैसे टिक्स हैं, फ्लीस हैं, लाइस, लीचीज़, फंगी काजिंग डंड्रफ इन हेयर। और दूसरे वो जो होस्ट के पेट के अंदर रहते हैं उन्हें एंडोपैरासाइट कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो ब्लड में रहता है, टेपवॉर्म, लीवर फ्लूक, बैक्टीरिया, वायरस, रस्ट और स्मट वगैरह। तीसरा जो रिलेशन है वो है सिम्बियोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सिम्बियोसिस जो है एसोसिएशन है टू लिविंग पार्टनर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के, जिसमें एक जो है वो फ़ायदा लेता है और दूसरे को ना फ़ायदा होता है और ना नुकसान होता है। इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। दूसरी सिम्बियोसिस जो है वो उसमें दोनों को फ़ायदा होता है, उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म जो है एक एसोसिएशन है टू ऑर्गेनिज्म में जिसमें दोनों फ़ायदा लेते हैं, और उसकी जो है एग्जांपल हम देखते हैं क्या क्या है। पहली एग्जांपल उसकी है रूट नोड्यूल्स। हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसे हम राइजोबियम कहते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहते हैं, जैसे पी, सोयाबीन, गार्डन बीन, अल्फ़ा और क्लोवर। दीज बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल स्वेलिंग ऑन रूट्स कॉल्ड नोड्यूल्स। बैक्टीरिया जो है नोड्यूल के अंदर वो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं जो पौधा इस्तेमाल करता है, और उसके बदले में ये जो नोड्यूल हैं के अंदर बैक्टीरिया हैं वो पौधे से प्रोटेक्शन और खुराक हासिल करते हैं। उसके बाद जो है वो इसकी जो रूट नोड्यूल की टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। पहली है माइकोराइजा। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ग्रोइंग एसिडिक सॉइल एंड सर्टेन फंजाई लिविंग देयरिन।
होस्ट प्लांट जो है वो पाइन हो सकता है, बीच और हीदर, जो कि फंगस को शेल्टर और एंजाइम देते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बदले में फंगस जो है वो मिनरल आयन और वाटर जो है फ्रॉम सॉइल एब्जॉर्ब करके इस होस्ट को देता है। दूसरी सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो है वो फंगस और एल्जा के दरमियान है, जिसे हम लाइकन कहते हैं। एल्जा जो है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करती है और फंगस के अंदर चूँकि एल्जा रहता है तो फंगस जो है उसको इंटेंसिव हीट से और लाइट से और डेसिकेशन से बचाती है और उसे मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके देती है। लाइकन जो है वो ऐसी जगहों पर भी उग सकते हैं जहाँ कोई और पौधा नहीं उग सकता, और ये इम्पॉर्टेंट कोलोनाइज़र हैं बेयर ग्राउंड के प्लांट सक्सेशन प्रोसेस में, और ये एब्जॉर्बशन में, बायो एब्जॉर्बशन में या बायो इंडिकेटर में या एयर पोल्यूशन की इंडिकेशन में भी हेल्प करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल वो है इंसेक्ट एंड फ्लावरिंग प्लांट। देयर इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द इंसेक्ट एंड द फ्लावरिंग प्लांट। इंसेक्ट जो है वो नेक्टर, शहद हासिल करते हैं फ्लावर से, जबकि फ्लावर जो है वो उसकी पोलिनेशन होती है इन इंसेक्ट्स के परों की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है कमेंसलिज्म। ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टनर जो है बेनिफिट लेता है लेकिन दूसरे को ना बेनिफिट होता है और ना ही नुकसान होता है। स्मॉल फिश कॉल्ड रिमोरा जो है वो अपने आप को अटैच कर लेती है शार्क के साथ। जब शार्क खाना खाती है तो रिमोरा जो है वो स्मॉल पीसेस उसके मुंह से गिरने वाले उठाकर खाती रहती है। इस तरह से रिमोरा को फ़ायदा होता है जबकि शार्क को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। दूसरी जो एग्जांपल है वो है ग्रेजिंग। मोड ऑफ फीडिंग ऑन ग्रास इज़ कॉल्ड ग्रेजिंग एंड ग्रेजिंग एनिमल आर कॉल्ड एज ग्रेजर। इसकी एग्जांपल जो है वो है हर्बीवोर्स एनिमल्स सच एज कैटल, शीप, गोट, डियर, हॉर्स एंड रैबिट, जो कि घास को खाते हैं और हर्ब्स को भी खाते हैं और शब्स को भी खाते हैं पास्चर में, चरागाह में। तो यूज़ ऑफ ओवर ग्रेजिंग एंड मॉडरेट ग्रेजिंग। डिफरेंट प्लांट्स टॉलरेट ग्रेजिंग टू वेरिंग डिग्री। फॉर एग्जांपल ग्रास विच कैन रैपिडली रीग्रो कैन टॉलरेट ग्रेजिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। घास तो तेज़ी से उगती है तो उस पर ज़्यादा ग्रेजिंग भी की जा सकती है और उसको नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जो दूसरे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होती है, उनको अगर हम ज़्यादा खा जाएंगे जानवर तो वो उनका रीग्रो होना और एस्टेब्लिश होना मुश्किल हो जाएगा। द डिग्री ऑफ ग्रेजिंग डिटरमाइंस इट्स इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम। टू रैपिड ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग इज़ हार्मफुल बट मॉडरेट ग्रेजिंग जो है हेल्प होती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रैम्पलिंग एंड ओवर ग्रेजिंग। ट्रैम्पलिंग क्या होती है कि ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं उनके हूफ्स या पाँव जो हैं जब वो ज़मीन पर से बार बार गुज़रते हैं तो उसको सख्त कर देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा एनिमल्स वहाँ से गुज़रेंगे तो ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर रेन वाटर पेनिट्रेट नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा और वहाँ पर ग्रास ग्रो नहीं कर सकेगी। इंक्रीज ऑफ ओवर ग्रेजिंग, ट्रैम्पलिंग और वाटर रन ऑफ रिड्यूस करते हैं ग्रास कवर को और काज सॉइल एरोजन। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर घास नहीं उगेगी, ज़मीन खाली पड़ी रहेगी और जब बारिश होगी तो सारी की सारी फर्टाइल ज़मीन जो है वो बह जाएगी। इसकी वजह से जो है ग्रासलैंड जो है वो बैरन डेजर्ट में तब्दील हो जाएगी।